व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा, सेवा और संघर्ष की प्रतिमूर्ति थे चौधरी जी। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। बंगाली बोलने पर लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, बोली ममता बनर्जी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा, सेवा और संघर्ष की प्रतिमूर्ति थे चौधरी जी। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और जन नायक नवकृष्ण चौधरी की पुण्यतिथि पर पूरे राज्य में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि चौधरी जी का जीवन संघर्ष, सेवा और सिद्धांतों से भरा रहा। उनका जन्म जगत सिंहपुर जिले में एक जमींदार के परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि अंगुल और तालचेर को बढ़ाया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल भी गए। नवकृष्ण चौधरी ने न सिर्फ एक राजनेता बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने ओडिशा के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना का संचार किया। ओडिशा की विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी और ओडिशा की जननायक, ओडिशा की पूर्वतन मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी का आज श्राद्ध दिवस है और आज हमारा ओडिशा विधानसभा के वाचस्पति और उनके साथ हम सब मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पण किए हैं। निश्चित रूप से नवकृष्ण चौधरी वो एक जमींदार संभ्रांत परिवार में जन्म हुए थे जगतसिंहपुर जिले में, लेकिन उनका कर्मभूमि था अनुगुल और अनुगुल तालचेर इलाका में उनका कर्मभूमि था। वहाँ प्रजामंडल आंदोलन में वो सक्रिय अंशग्रहण कर रहे थे और जो महात्मा गांधी ने स्वाधीनता लाने के लिए जो आंदोलन कर रहे थे उसमें से वो शामिल होते हुए, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, इसी आंदोलन में जाते हुए वो बंदी भी हुए थे, जेल भी गए थे और बाद में वो उड़ीसा सरकार आने के जो टाइम हुआ उसी टाइम में वो मंत्रिमंडल में भी शामिल थे और मुख्यमंत्री के रूप में भी वो बहुत सारे विकास काम किए हैं, जिसमें से हम जो राउरकेला स्टील प्लांट, हीराकुद जो बहुत बड़ा डैम है और उनके साथ साथ ओयूएटी का प्रतिष्ठा करना, इसी साथ साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषक लोगों का भलाई के लिए काम कर रहे थे। कृषक कैसे अच्छा उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और उनका जो शोषण हो रहा था जमींदारी और महाजनी जो कारोबार से जो शोषण हो रहा था उसी बारे में वो थोड़ा उनके लिए बहुत काम कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। निश्चित रूप से आज एक बड़पुत्र के नाते और उड़ीसा की मुख्यमंत्री के नाते उड़ीसा के लिए जैसे वो काम किए, उड़ीसावासी उनको निश्चित रूप से हर दिन उनको स्मरण करते रहेंगे और उनका जो आदर्श था, उनका जो विचारधारा था, उसी आधार पर सब लोग काम करेंगे और हमारी सरकार भी उसी आधार पर काम करे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर तरह की चुनावी हिंसा के पीछे टीएमसी का हाथ है। अधीर रंजन ने कहा कि एक और जहां हिंसा फैल जाती है, वहीं दूसरी ओर जनता को मुफ्त की सुविधाएं देकर लुभाया जाता है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे खतरनाक रणनीति है वे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। उनके मुताबिक ममता बनर्जी अच्छी तरह जानती है कि जब तक बीजेपी बंगाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, मुस्लिम वोटर टीएमसी के साथ बने रहेंगे और यही उनकी चुनावी गणित की बुनियाद है। देखिए, बंगाल में चुनाव में सत्तारूढ़ जो पार्टी हर तरीके की हिंसा वो करते रहते। एक तरफ हिंसा होती है, दूसरी तरफ रेवड़ी बांटे जाते हैं और इस सब के पहले अव्वल में रहते हैं चुनावी ध्रुवीकरण, मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और ममता बनर्जी की भली बात यह जानकारी है कि जब तक बीजेपी बंगाल में सत्ता कब्जा करने के लिए कोशिश करेंगे
तब तक ज्यादातर मुसलमान वोटों की हिस्सा टीएमसी पार्टी के साथ रहेंगे और ये उनका एक चुनावी एक स्ट्रैटेजी है। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, जहां उनको लगेगा उनकी पार्टी की कि यहां हमें वोट कम मिलने की उम्मीद है, वो उसी जगह सारे ऐसे ही हरकतें करते हैं। मेरे पिछले चुनाव में हारने के बाद मैंने जब जांच पड़ताल की तो मुझे पता चल गई कि 150 से 200 बूथ पे जहां हम लोग एजेंटों को बैठा थे, वो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उनके घर जाकर डराने लगे, धमकाने लगे कि सीधा तौर पर तुम्हें अपना बेटों को कह दो कि बूथ से निकल के भाग के चले आए अपने घर, नहीं तो मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बेचारी गरीब लोग बूथ छोड़ के घर भागे और उसी दरमियान टीएमसी पार्टी की तरफ से फर्जी वोट डाले गए। ये कोई नई बात नहीं है। बंगाल में जो चुनाव होते हैं, जहां चुनौती दिए जाते हैं टीएमसी पार्टी को, वहां टीएमसी पार्टी यही करते हैं। मान लो फिर भी हम जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो निर्वाचित होते हैं चुनाव में, उनको फिर शुरू हो जाता है हर एक किस्म की दबाव डालना, डराना, भड़काना और उनको भी खींचकर अपने पार्टी में शामिल करना। जैसे कि मुर्शिदाबाद में उपचुनाव में मैंने जीता था, सागर दिघी में। जीतने के बाद हमारे पार्टी के एमएलए को डरा के, धमका के, पुलिस भेज के, मैं कोई सोच नहीं सकता, ये लोगों को अपना पार्टी में शामिल करा ली और दिखाया कि भाई विपक्ष यहां नहीं है। तो ये विपक्ष मुक्त बंगाल बनाने के लिए ममता बनर्जी जिस हद तक जाना चाहिए वो जाते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि तो चुनाव आयोग किस लिए है? सबको सुरक्षा देना चुनाव आयोग के काम बनते हैं। और बंगाल में जब तक ये सत्तारूढ़ टीएमसी रहेंगे, तब तक बंगाल में बिना हिंसा और बिना कोई शिकायत, बिना डर, बिना कोई मतलब आतंक के माहौल चुनाव नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां विपक्ष लोगों के पास कुछ है ही नहीं। हमारे पंचायत चुनाव में हमें नामांकन नहीं भरने देते, इसलिए हम पंचायत में कोई पद नहीं हासिल कर सकते। पंचायत में अगर कोई ना रहे तो आम लोगों को सेवा कैसे देंगे? यहां से शुरू होते हैं। ये तो उच्च स्तर के चुनाव होते हैं ना, ये तो बात की बात है। शुरू से पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जहां विपक्ष की कोई नामो निशान नहीं रखते हो। मान लीजिए आज के जमाने में अगर पंचायत स्तर में, अगर नगरपालिका स्तर में अगर विपक्ष की कोई नामो निशान ना रहे तो वोट कैसे लड़ेंगे? जीतने के बाद छोड़ ही दो। तो ये जो है हालात, ये बड़े लोकतंत्र के लिए ये बड़े खतरा है। बंगाल में लोकतंत्र ऐसा ही खतरे में है और धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते वो इस तरह के बांटे जाते हैं वोट कि बीच में हम जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, उदारवादी दल लेट कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा होते हैं। तो आप किसको मानते हैं सर, ये ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार? क्या टीएमसी? दोनों, टीएमसी और बीजेपी दोनों है। दोनों को तो यही एजेंडा है। ध्रुवीकरण होगा तो ममता बनर्जी मालामाल होगी। इसलिए ममता बनर्जी खुद कहती है कि भाई जब तक कोई गाय की दूध रहेगी ना, वो लात खाना भी बेहतर है। जब कोई गाय दूध दे सकते तो 2-4 लात खा लेना, उनका कोई हानि नहीं है, वो लाभजनक होगी। तो इसलिए मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई शिकायत करते हैं तो ममता बनर्जी यही कहते हुए मुसलमान लोगों को खुश करते हैं। लेकिन उन मुसलमान लोगों के लिए कोई मतलब समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शिक्षक, मतलब एडुकेशन की हैसियत से देखो, वहां कोई कुछ नहीं करते। लेकिन चुनाव के समय डराएंगे, भड़काएंगे और ध्रुवीकरण के चलते वो वोट बार बार हासिल करते रहेंगे, खासकर अल्पसंख्यकों को। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बंगाली बोलने पर लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की असली पहचान उनकी धर्मनिरपेक्षता और भाषाई विविधता है, लेकिन भाजपा उस पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब भाषा के आधार पर राजनीति कर रही है। बंगाल के प्रवासी श्रमिक जो अपने कौशल के कारण दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ इसलिए बांग्लादेशी कहकर वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वे आपस में बंगाली भाषा में बात करते हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ऐसे कई मामले राज्य सरकार के पास आए हैं जिनमें लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है, फिर राज्य सरकार ने हस्तक्षेप कर उन्हें वापस लाया गया। उन्होंने राजस्थान का हवाला देते हुए कहा कि वहां 300 से 400 लोगों को बांग्लादेशी बताकर भेजा गया, जबकि वे सभी पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और पश्चिम बंगाल भारत का ही एक राज्य है। लोग रहते हैं इसी के लिए कि इंडिया का एक सेकुलरिज्म परंपरा है, लेकिन बीजेपी का अभी कहना है वो भाषा का राजनीति भी कर रहा है। बंगाल के खिलाफ में इससे तो चलता है, क्यों मेरे को पता नहीं है, लेकिन साथ साथ में बंगाल का जो माइग्रेंट वर्कर है और स्टेट में उसको ले जाता है काम करने के लिए बिकॉज ऑफ देयर स्किल। लेकिन वो जब बांग्ला भाषा में बात करते हैं, वो हिंदी भाषा में भी बात करते हैं, लेकिन आपस में जब बांग्ला भाषा में बात करते हैं घर का दूसरा साथ, तो उसको बांग्लादेशी कहकर बांग्लादेश में पुशबैक करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अभी हमारे पास आया और इसको हम उसको ले आया, लेकिन आज भी ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 300-400 लोगों को राजस्थान में भवन में अटक करके रख दिया। ये क्या हो रहा है? They have their own identity. They are not Bangladeshi. They are from Bengal, and Bengal is a state of India, and it's a democratic elected government is there, and democratic state is a federal structure. बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बंगाली लैंग्वेज कहते हैं, हमारा इधर में भी कहते हैं, तो क्या ये हमारा अपराध है? नेपाल में भी गोरखा भाषा में बात करते हैं, नेपाली भाषा में करते हैं, तो दार्जिलिंग में भी, कालिम्पोंग में भी, कार्सियांग में भी, सिक्किम में भी गोरखा भाषा नेपाली भाषा में बात करते हैं। जैसे उर्दू लैंग्वेज में लखनऊ में बात करते हैं, दिल्ली में भी बात करते हैं, और बहुत सारे कंट्री उसमें भी बात करते हैं। तमिलनाडु में अगर तमिल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वो श्रीलंका में भी ऐसा परंपरा है। तो इसमें तो ये नहीं होता है कि बंगाल का लोग देखो आप पिटा के भगा दो। हमारा इधर में भी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर है और राज्य का। हम तो ऐसा नहीं करते, हम सबको पसंद करते हैं, सबको सम्मान करते हैं, तो हमारा लोगों का सब क्यों ऐसा हो रहा है? दीदी पीएम मोदी का दीदी बंगाल और बंगालियों से क्या एलर्जी है दीदी? इतना पीएम मोदी का पता है कि नहीं है, ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसका स्टेट कर रहा है और बीजेपी पार्टी कर रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट को इस बारे में बताया गया है। उड़ीसा में आज 2 जगह पे ओडिशा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली में हुआ, अभी राजस्थान में हुआ। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निलंबापुर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। निलंबापुर उपचुनाव में पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने जताया आभार। उन्होंने कहा कि निलंबापुर की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष गहराता जा रहा है। सत्ता विरोधी लहर इस उपचुनाव में साफ दिखी और लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सतीशन ने ये भी कहा कि कांग्रेस इस जनादेश को जिम्मेदार के साथ निभाएगी और लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। उन्होंने जीत को जनता के मन की बात बताया, न कि सिर्फ एक चुनावी परिणाम। We express our gratitude towards the people of Nilambur for giving us a wonderful victory in the Nilambur by-elections. From the very inception, we said that this is a prosecution of the government which has been ruling for the last 9 years in Kerala. Our role was just like lawyers. The people prosecuted the government. Our political narrative was the government's failures in various sectors. For example, the human-animal conflict, the fiscal crisis, the people, those who are suffering, and the Maveli store, the supply
materials. In the hospitals, there are no medicines. There are so many issues. The KSEB, power board, power tariff, many issues. So we had a feedback from the bottom level that there is a strong anti-incumbency against the state government. This is not a good seat for UDF because after the 2011 delimitation, it became very tough. Our strongholds were removed to some other constituencies. So this is a very good victory. And some other things are there. The CPM is repeating the narrative of the political narrative, communal narrative of the BJP. BJP and Sangha Parivar, they are having a political communal narrative against the minority community. Unfortunately, after the parliament election, till the parliament election, the Chief Minister and the CPM were appeasing the minority community. But they got a very good setback from that region. So after the parliament poll, they started to appease the majority community. You know that in Delhi, our Chief Minister gave an interview to Hindu regarding Malappuram district itself. He said Malappuram is a place of culprits and gold smuggle is going on. That money is used for extreme activities. It is a very good place, Malappuram. The many religions, the many persons, various religions are living with harmony. But unfortunately, the Sangha Parivar narrative was repeated by the Chief Minister and the CPM leaders. Though they started the same thing in the Nilambur. But fortunately, we were able to overcome all these obstacles. We won with a good margin. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीआरएफ 13वीं बटालियन ने शुरू किया अमरनाथ यात्रा का सुरक्षा प्रशिक्षण। जम्मू कश्मीर के धामपुर से खबर है कि एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल में लगी हुई है। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक उपचार, रजिस्ट्रेशन यानी CPR, रस्सी बचाव तकनीकी और कोमल ऊतकों की चोटों के निपटने के तरीके पर विशेष जोर दिया गया है। ये कदम इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी मदद प्रदान की जा सके। एनडीआरएफ कर्मियों को इस बात पर पूरा प्रशिक्षण दिया गया है कि वे मुसीबत में फंसे लोगों की सही देखभाल कर सके। मैं इंस्पेक्टर मुंशीराम शर्मा 13&F कंपनी उधमपुर से बिलोंग करता हूं। आज हमने जो मॉक ड्रिल किया है ये अमरनाथ यात्रा के पर्पज से किया है। जो भी हमारे देश से कोने कोने से जो यात्री आते हैं उनसे निवेदन है कि आइए और जो अमरनाथ यात्रा का दर्शन कीजिए। आज हम 7 एसओज और 56 जवान हैं। उसमें जो है रोप रेस्क्यू और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वगैरह का जो है प्रैक्टिस किया है ताकि जो है हम जो है ठीक से काम अपना ड्यूटी कर सकें। हम डेली हमेशा जो है ट्रेनिंग करते रह रहे हैं और उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा नेता तरुण चुघ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में एक दर्दनाक विस्फोट में 13 वर्षीय एक मासूम लड़की की मौत ने पूरे राज्य को झंझोर कर रख दिया है। इस घटना पर भाजपा नेता तरुण ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कुशासन के कारण बंगाल अब बारूद का गोदाम बन गया है, जहां मासूम बच्चे भी बमों की चपेट में आ रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि टीएमसी सरकार हिंदू अल्पसंख्यक इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को निशाना बना रही है। ममता बनर्जी के कुशासन में बंगाल बारूद का गोदाम बन चुका। अब मासूम बच्चों को बम का शिकार होना पड़ रहा है। जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक है वहां भाजपा कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को निशाना बनाकर तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। पूरी की पूरी ममता बनर्जी की सरकार जिहादी मानसिकता से मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है और आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी नए जिन्ना के रूप में उभरी है। ये बंगाल की घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार कर रही हैं। ये केवल एक विस्फोट नहीं
बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। देश की जनता, बंगाल की जनता, बंगाल के अंदर जिस तरह लोकतंत्र पर जिहादी मानसिकता हैवी हुई है, उससे त्रस्त है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। रंजीत रंजन बोले प्रशासन की गंभीर लापरवाही। ओडिशा के गोपालपुर में हुई बलात्कार की घटना में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना की जांच करने पहुंची कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम की जमीनी हालत का जायजा लिया गया और प्रशासन की लापरवाही को खुलकर उजागर किया गया। टीम के सदस्य और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि न तो पर्यटन स्थलों पर और न ही त्योहारों में किसी तरह की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़कियों का अपहरण भीड़ में खुलेआम हो रहा है और खुद आईजी ने इस बात को स्वीकार किया है। रंजीत रंजन ने गोपालपुर की पहाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम जब दिन में भी उस इलाके में गए तो कई ऐसे पॉइंट है जहां एक व्यक्ति दूसरे को देख भी नहीं सकता। सुरक्षा की दृष्टि से ये गंभीर चूक है। देखिए, जनरल रीजन में ये बोलने के लिए लगता है कि सब बोल रहा है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट दिखा है। प्रशासन पे सरकार का प्रेशर और एक नक्सस है। जो गांजा आपको मालूम है कि फॉरेस्ट में यहाँ का सरेआम उगता है। कहने के लिए बोल रहे हैं कि हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नक्सस है। और एक बात मैं कह सकती हूँ कि क्यों बचाया जाता है। एक तरफ बहुत छोटे छोटे बच्चे नशे के उसमें आ रहे हैं, चुंगल में आ रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत इंटीरियर है। प्रशासन का और पेट्रोलिंग का और थाना का बहुत ही लैक है, बहुत दूरी पे है। सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, खासकर जो टूरिस्ट प्लेस है और जहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, भीड़ में बच्चियों को अगवा किया जाता है, जो आईजी ने भी एक्सेप्ट किया। वहाँ पे नेग्लिजेंसी और प्रशासन का है, पेट्रोलिंग नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। बच्चियों को कौन लेके जा रहा है, शौचालय जा रही हैं, वहाँ से अगवा कर लिया जा रहा है। एक तो ये है कि कोई सिस्टम नहीं है। टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन उनकी सेफ्टी का कोई सिस्टम नहीं। एक बाहर का टूरिस्ट से ज्यादा क्या लोकल लोगों को घूमने का राइट नहीं है। जो गोपालपुर में हुआ, जिस टीले पे हम लोग चढ़ के गए, तो कोई हम जैसा आदमी भी एज अ वुमेन दिन में भी अगर आप एक टीले में है तो दूसरा आदमी आपको देख नहीं पाएगा। और वहाँ पे ये बात सामने आ रही है, एक नेक्सस चल रहा है। ठीक है, लड़का लड़की वहाँ आते हैं, बैठते हैं। नेक्सस हैं जो ड्रग्स माफिया भी हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे आते हैं तो उनकी पूरी चेन है उनको डिस्टर्ब करने की। तो क्या ये प्रशासन को मालूम नहीं है? तो ऐसे बहुत से लूप पॉइंट हैं। और हम लोगों ने डीएम से बात की, तीनों जगह के एसपी से बात की, आईओ से बात की। उनका जो प्रेजेंटेशन था, माइंड ऑफ फिगर जो ऑब्जर्व किया, वो आपको सरेआम दिखा देगा कि वो टोटली प्रेशर में है सरकार के। वो वही तोते की तरह बोल रहे थे जो सरकार ने और प्रशासन को और सरकार को बचाने के लिए कहना है। उनकी स्टेटमेंट में और विक्टिम फैमिली की स्टेटमेंट में और लोकल लोगों की स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या फर्क है, ये हम आपसे माफी चाहेंगे, ये हम लोग जाके दिल्ली में खुलासा करेंगे। बिल्कुल शॉकिंग है। एक बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है, गैंग रेप होता है। क्या आप उसको कह देंगे कि ये फोर्सफुली नहीं है? मैंने आपको हिंट कर दिया, इट्स नॉट फोर्सफुली। क्या आप ये कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जिस बच्ची का गैंग रेप हो रहा है, जो दो लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति ने देखा ही नहीं, वो आई विटनेस ही नहीं है? इज इट पॉसिबल? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बच्ची हैंग होती है और उसको पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, वो फोटो आप लोग को भी दिखी होगी। क्या आप उसको कह सकते हैं कि रेप नहीं है, अपनी मर्जी से है? क्या ये खुदकुशी है, ये आत्महत्या है, ये किसी ने मर्डर नहीं किया है? क्या ये आप कह सकते हैं? इसलिए बोल रही हूँ, गांव के लोगों में और जो प्रशासन ने एफआईआर की है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी बात, आप डीएनए टेस्ट, सरकार का कानून है, विदिन 7 दिन में
आपको रिपोर्ट देनी है। आप पूछिए आई है क्या? आज आपने अरेस्ट कर लिया, क्या विदाउट एविडेंस कितने दिन तक वो जेल में रहेंगे और क्या वो बाद में आके दोबारा से रेप नहीं करेंगे? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने किया स्कूल निरीक्षण। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक अहम पहल करते हुए आज मार्शल स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों और शिक्षकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं और जमीनी हालात जाने। शिक्षकों से बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षक पद्धति, मूलभूत सुविधा और बच्चों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनसे पढ़ाई और भविष्य को लेकर बातचीत भी की। वेरी गुड। सगळ्यात सोपयता मरे? हाँ, वेरी गुड। चलो इधर वेजिटेबल करता है बहुत पातळ होते सांगतो का बाबा जे गोष्ट उडीकू झालेल्यासारखे असतात ते चललंय त्याला सांगपा जाय ऍटलिस्ट किती तरी वेजिटेबल घाल की आपण वाईट झालं सांबार म्हणतो उडीक झाला इधर वेजिटेबल असं खूप झाली बाकीचं काय नसते हे माहित नसतं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीघा जगन्नाथ धाम में प्रसाद को लेकर विवाद। पश्चिम बंगाल के दीघा स्थित जगन्नाथ धाम के नाम पर हो रहे प्रसाद वितरण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये विवाद नहीं, सच्चाई है। जो चीज भगवान को चढ़ाई नहीं गई उसे प्रसाद कैसे कहा जा सकता है। अग्निमित्रा पॉल ने आरोप लगाया कि ये राशन की दुकान से बांटी जा रही मिठाई है, जिसे प्रसाद कहकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा, अगर मिठाई बांटनी है तो कहे कि हम राशन के साथ मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन जब इसे प्रसाद कहा जाता है और उसमें हलाल प्रमाणित सामग्री होती है तो ये भगवान जगन्नाथ का प्रसाद नहीं हो सकता। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मुस्लिम दुकानदारों द्वारा बनाई गई मिठाइयों को हलाल मिठाइयां कहकर बांटना ठीक है, लेकिन उसे जगन्नाथ प्रसाद कहना गलत है। कंट्रोवर्सी किस बात की? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम लोग सिर्फ बोले हैं कि ये प्रसाद मत बोलिए। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद हम भगवान को देते हैं, भगवान खाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद को हम लेते हैं। ये प्रसाद कैसे हो सकता है? आप इसको बनाकर आप राशन दुकान से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद मत बोलिए। आप बोलिए हम लोग राशन के साथ साथ मिठाई दे रहे हैं, और प्रसाद बोलकर आप फिर से हिंदू सेंटिमेंट में आघात दे रहे हैं, क्योंकि आप मुसलमान का दुकानदारों से ये प्रसाद बोलकर मिठाई बनाए हैं। अब मिठाई बना बोलकर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुसलमान का दुकान से भी हम लोग मिठाई खरीद सकते हैं, हिंदू का दुकान से भी मिठाई खरीद सकते हैं, लेकिन लॉर्ड जगन्नाथ हमारे भगवान, उनको हम एक विधर्मी का दुकान से क्यों मिठाई बना के देंगे? क्यों? ऐसा तो नहीं चलता है। आप डेलिबरेटली मुसलमान का दुकान से मिठाई बनाकर, हलाल मिठाई, ये कौन सा शब्द है हलाल मिठाई? 15 रुपया का हलाल मिठाई जगन्नाथ का प्रसाद? कभी नहीं। आप बोलिए 15 रुपए का मिठाई है, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि जगन्नाथ धाम एक ही है, वो पुरी का जगन्नाथ धाम। ये दीघा में जो बनाए हैं जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, और ये सिर्फ मिठाई है, ये जगन्नाथ का महाप्रसाद नहीं है। लोगों को विभ्रांत मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों को मिलेगा 10,871 वर्ग फीट विकसित भूमि, बोले एमबी पाटिल। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल ने आज किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने उनकी चिंताओं को सुना और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। एमबी पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री और किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि जिन गाँव से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और चिन्नाराय
पटना के पास स्थित एक उन्हें अग्नि ग्रहण के बाहर रखा जाएगा। सरकार की तरफ से ये भी घोषणा की गई है कि जो किसान विकसित जमीन की मांग कर रहे हैं उन्हें 10,871 वर्ग फीट तक विकसित भूमि दी जाएगी। Bangalore Rural District, Devanali Taluka, Chandrapatna Hubli, we had KIDB had notified 1,777 acres on 27/8/2021. So today there was the protest from the farmers since 21 after. So we had a meeting with the Honorable Chief Minister and the farmer leaders. So they had requested some major villages where there is irrigation and which are closer to Chandrapatna should be not be acquired. And accordingly, we have not going ahead with 3 villages, namely Mattubarlu, then Chandrapatna and Shrotriyahalli of 500 acres. And also there was a request that they don't want further acquisitions to be made by industry department because in Chandrapatna Hubli, and that also we have in principle agreed that there will be no further acquisitions and fair compensation will be given to the farmers by the Deputy Commissioner, and wherever in the remaining 1,200 acres, wherever there are irrigated lands or there are commercial crops or bore wells and open wells, the Deputy Commissioner will take note of that and will give compensation to those things also. And also there will be one more, this one is whoever wants to develop land in a per acre, 10,781 square feet of developed land will be given to those farmers. So I request the farmers, leaders, government has gone beyond this. First time we have taken a decision of deleting leaving 500 acres out of acquisition, and also not government has decided, promised you that there will be no further acquisition in that taluka and the Hubli also. Siddaramaiah had visited and they said he'll review after this one. This is what we have done. Thank you. I request the farm leaders not to go ahead with this trial. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहनाज गिल के नक्शे कदम पर हिमांशी खुराना, नए लुक पर हो रही है ट्रोल। हिमांशी खुराना का नया लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कुछ यूजर्स ने उनके नए लुक की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स ने उनके स्टीम फिट लुक को शहनाज गिल की कॉपी बताया है। कुछ यूजर्स उनके पुराने लुक को नए लुक से बेहतर बता रहे हैं। असीम रियाज के साथ ब्रेकअप को लेकर हिमांशी खुराना बीते दिनों सुर्खियों में थी। इस समय वह अपने नए अवतार को लेकर चर्चा में आ गई है। बिग बॉस 13 बिग बॉस के इतिहास का सबसे सफल सीजन साबित हुआ था और इसी सीजन में हिमांशी खुराना और असीम रियाज की जोड़ी एक साथ नजर आई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान खिलाड़ी के साथ जश्न मनाते नजर आए ईशान किशन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के कारण भारत के 26 लोगों ने जान गंवा दी थी, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान से अपना बदला लिया। वहीं इंडियंस फैंस ने मांग की है कि अब भारतीय टीम पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले नहीं होने चाहिए। इस बीच भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ खेलते हुए दिखाई दिए। उनके इस कदम के बाद सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। फैंस ईशान किशन पर कई तरह से सवाल खड़े करने लगे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो काम बाकी था उसका आज निरीक्षण किया गया, बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राजधानी में नालियों की सफाई का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। सिरसा ने कहा कि अधिकतर नालियों की सफाई पूरी तरह हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची है उसका निरीक्षण किया गया है। हमारा लक्ष्य है कि मानसून के दौरान दिल्ली की रफ्तार थमे नहीं। उन्होंने बताया कि सभी विधायक, मंत्री और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी इलाके में जल प्रभाव जैसी स्थिति पैदा न हो। जो बरसातें आने वाली हैं, मानसून आज से ही बहुत तेजी से शुरू होगा। यहाँ के नालों की जो सफाई हुई है और जो होनी बाकी हैं उनके ऊपर आज एक इंस्पेक्शन रखी गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का कांग्रेस पर गंभीर आरोप।
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक BR पाटिल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार के पास अब विकास के लिए पैसे नहीं है। पिछले 2 सालों में कहीं नया विकास प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि राज्य में जो पैसा आता है उनमें से 60% भ्रष्टाचार में चला जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस विधायक BR पाटिल खुद भी नाराज है और आवास योजना के लिए आए धन के सही उपयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शोभा करंदलाजे ने कहा कि आवास मंत्री जमीर खान ने निजी सचिव सरफराज खान के कारण मुसलमानों की जमीन हिंदुओं को दी जा रही है, जो एक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट डोंट हैव मनी। कर्नाटक ऐसे एक स्टेट था, एक विकास का स्टेट था, डेवलपमेंट का काम हो रहा था। अभी कांग्रेस सरकार आने के बाद 2 साल में एक भी विकास का योजना नहीं चल रही है। एक भी सड़क नहीं है, सीवेज का कोई काम नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं चल रहा है, इरिगेशन का काम नहीं चल रहा है, एक भी काम नहीं हो रही है। क्यों? कर्नाटक सरकार पूरा पैसा गारंटी को दिया। ठीक है, गारंटी से गरीब का उद्धार होना था, अच्छा होना था, अभी वो भी नहीं चल रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या पैसा आता है कर्नाटक को, उसी में 60% का करप्शन हो रही है। 60। खुद कांग्रेस एमएलए नाराज है। अभी 4-5 कांग्रेस एमएलए का बयान आए हैं पिछले 2 दिन में। BR पाटिल बोलते हैं मेरा क्षेत्र में आवास योजना में पैसा आया, किसको आया, कितना आया, किसको घर मिला, मुझे पता नहीं। ये कांग्रेस एमएलए का हालत है। सरफराज खान उसी से बात करते हैं, ऑडियो लीक हो गए हैं। सरफराज खान का कौन है? आवास मंत्री जमीर खान का PS है, ऑफिसर है। जमीर खान हर एक विषय में पैसा ले रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ करवा रहे हैं, हिंदुओं का जमीन को मुसलमान को दे रहे हैं वक्फ का नाम पे। अभी आवास योजना में किसको, गरीब को घर मिलना था। केंद्र सरकार राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड को घर देता है, उसी में भी करप्शन कर रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस एमएलए का कहना है। मैं मांग करती हूं तुरंत ही जमीर खान का इस्तीफा लेना, उसको जांच करवाना। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ की भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के मुस्लिम लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की गई और नई योजनाओं को तेजी से लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाना प्राथमिकता होगी। साथ ही कानून व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि सभी नागरिक सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके। अब वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ शाम की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच